प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 18 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 18 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अब लोग देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 18 सितंबर की द्वितीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न पूछा गया था, सूखा क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो सूखा क्षेत्र कार्यक्रम जो है ना, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि जो उन्नति हुई थी, ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। तो देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण ये तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें प्रभावित हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसर पैदा करना और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, पंचवर्षीय योजना से आपके हर शिफ्ट में प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है तो पंचवर्षीय से प्रश्न जरूर देखकर जाइएगा आप लोग। तीसरी पंचवर्षीय योजना में चीन युद्ध के कारण 5.6% की वृद्धि दर हासिल नहीं की थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अगर आपसे मान लीजिए पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत और चीन युद्ध के कारण कितने प्रतिशत वृद्धि दर हासिल नहीं की, तो 5.6%। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तीसरी योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर सबसे कम थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल 14 भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पिछले वर्ष काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर पंचवर्षीय योजना से अगर प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इससे बाहर शायद हमसे मेरे ख्याल में पूछा जाए, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि लोकनायक ये किसका उपनाम है। तो लोकनायक जो है ना, ये जयप्रकाश नारायण का उपनाम है। तो जयप्रकाश नारायण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जेपी के नाम से जाना जाता है। लोकनायक जेपी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकनायक या जेपी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, क्योंकि लोकनायक के आगे जेपी शब्द भी लग गया है। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में किन्हें जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत रत्न है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैक्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया है पेपर में कि 1965 में किस व्यक्ति को मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जयप्रकाश नारायण को सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो जयप्रकाश नारायण की जो आत्मकथा है ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई। देखिए, सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। कल जो आपके पेपर हुए थे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के,
तो तीनों ही शिफ्ट के आपको जो हैं पेपर के पीडीएफ जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और जो आज जो पेपर हो रहे हैं इसके पीडीएफ आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का आहन किसके द्वारा किया गया था? अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण क्रांति का आहन किसके द्वारा किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का आहन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भी फरार हुए थे, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो जयप्रकाश नारायण से शायद ही आपके पेपर में प्रश्न एक भी छूट जाए। सारे मैंने आपको प्रश्न करा दिए जयप्रकाश नारायण से संबंधित, जो भी प्रश्न बन रहे थे सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिए। इससे बार अगर प्रश्न कराता है अगर आपके पेपर में जयप्रकाश नारायण से, तो इससे बार नहीं जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? तो कृष्णा नदी जो है ना ये पूर्व की तरफ बहती है। देखिए नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, सॉरी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, नर्मदा हुआ, ताप्ती और माही नदियां ये जो हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो दामोदर नदी जो है ना ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी का क्या नाम है? कर्नाटक की पूर्व की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है? मांडवी नदी जो है ना गाइस ये कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक है सिमसा नदी, तो सिमसा नदी जो है ये तुमकुर जिले से देवनारायण दुर्गा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है। अगर आपसे प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है, तो वो है गोदावरी नदी, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूं एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो कि आपके एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अवोगाड्रो नंबर कितना होता है? तो अवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 1023 ये आप कह सकते हैं। और अवोगाड्रो की जो संख्या है किसके द्वारा दर्शाई जाती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अवोगाड्रो की संख्या किसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो अवोगाड्रो की जो संख्या है ये Na के द्वारा दर्शाई जाती है। और अवोगाड्रो का स्थिरांक मान कितना होता है? तो आपको मैंने ये बता ही दिया है 6.022 इंटू 1023, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में महाराष्ट्र से पद्म विभूषण किसे मिला? 2023 में महाराष्ट्र से पद्म विभूषण मिला था जाकिर हुसैन को, तो जाकिर हुसैन आपका सही आंसर हो जाएगा। एक है सुधा मूर्ति, तो सुधा मूर्ति व्यक्ति को 25 जनवरी 2023 को घोषित सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें भी देखिए 25 जनवरी 2023 को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किन्हें? सुधा मूर्ति को। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्र ने ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन देखिए आपके एसएससी सीजीएल के 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। श्रीनिवास वरदान विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्म विभूषण 2023 से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। किन्हें? 2023 में पद्म विभूषण से श्रीनिवास वरदान को शामिल किया गया इंजीनियरिंग में, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग में, ठीक है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण मिला। 2023 में उन्हें सार्वजनिक मामले की श्रेणी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो भी पद्म विभूषण पुरस्कार जिन्हें दिए गए हैं वो मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिए हैं। इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा पद्म विभूषण से। अगर आता है 2023 का, अगर 2023 का पूछ लिया जाता 2023 से इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेफ्रॉन जो है ये किसकी इकाई? तो नेफ्रॉन जो है ना गुर्दे की इकाई है। तो नेफ्रॉन वक्र बीज की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो वक्र बीज की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? वक्र अध्ययन से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित, तो नेफ्रोलॉजी जो है ये वक्र के अध्ययन से संबंधित, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मानव में उत्सर्ग की इकाई को क्या कहते हैं? तो मानव में उत्सर्ग की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक केशुरुक गुर्दे की मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो एक केशुरुक गुर्दे की इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो नेफ्रॉन से का जो भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नेफ्रॉन से मैंने आपको जो भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं नेफ्रॉन से, वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किसकी जगह आया था? महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को 14 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया। यह महामारी रोग अधिनियम 1897 संशोधन करता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किसकी जगह आया था? 1897 संशोधन की जगह आया था। और इस अधिनियम में खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार के रोकथाम का प्रावधान है। अभी हाल ही में देखिए 2020 में जो आपका जो कोविड आया था जब, तो राजस्थान विधानसभा में राजस्थान महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया था, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य हो गया था। और ये जो विधेयक है किसके द्वारा पारित किया गया था? कलराज मिश्र के द्वारा पारित किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 2005 कोविड-19 महामारी के दौरान दिशा निर्देशों के संदर्भ में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय अपराध बनाया गया है। अप्रैल 2020 में महामारी के बीच लाखों भारतीयों के साथ संचार का सीधा चैनल स्थापित करने के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा का भी शुभारंभ हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने, ठीक है। देखिए काली माता मंदिर से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था, ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। काली माता जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित? तो कालिका माता जो मंदिर है, अगर आपसे पूछ लिया कि कालिका माता का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी भवतारिणी काली हैं, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, अगर आप थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो थोड़ी रुकिए, थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।